So hello student, welcome back to my channel Unique Literature World Study. I hope you all are doing well, and in this video we'll discuss about Anglo-Norman age. Already I have uploaded a video of Anglo-Saxon age, important writers, their works, and I have also uploaded separate video for Beowulf, which is a national epic of England. So in this video you are going to study history of Anglo-Norman, A to Z, all information. This is most useful videos for all literary exam, either UGC NET or CUTPG English, assistant professor SET, any exam, MA, BA, any exam related to English literature. This is very useful. In this video you will able to learn everything about Anglo-Norman age, history of English literature, Anglo-Norman age. So let's start. First is the Anglo-Norman age began with the Norman conquest of England in 1066 and continued until approximately 1340. Some scholars extended it to the 1350. द एंग्लो नॉर्मन जो एज है वो कब स्टार्ट हुआ, तो इसकी शुरुआत होती है नॉर्मन कन्क्यूस्ट, जब 1066 में इंग्लैंड में नॉर्मन कन्क्यूस्ट होते हैं, यानी जो नॉर्मन के लोग से वो जीत जाते हैं, और तभी से ये एज चालू हो जाता है. अप्रॉक्सीमेटली जो ये एज रहता है वो कब 1066 से लेकर 1340 तक रहता है. बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे जो इसको बढ़ाकर 1350 भी मानते हैं, तो लेकिन मोस्टली आपको 1340 से याद रखना है. दिस पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर टू मिडल इंग्लिश लिटरेचर. ये जो पीरियड है ये हमें ट्रांजिशन एज, मतलब ये एक ट्रांजिशन को मार्क्स करता है, यानी एक बदलाव होता है कैसे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से हमें मिडल इंग्लिश लिटरेचर की तरफ ये एज ले जाता है. इट वॉज एन एज ऑफ इमेंस पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो एज है इसमें क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं. जैसे एंग्लो सैक्सन एज में हम जब मोस्टली लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे, और जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो सेल्टिक लैंग्वेज यूज करते थे, ओल्ड इंग्लिश, और एक ओल्ड इंग्लिश यूज होता था. लेकिन इस एज में हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्रेंच आ जाता है, क्योंकि जो नॉर्मन्स लोग थे वो जर्मनी वहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे, फ्रांस का नॉर्मंडी से आए थे, तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. तो यहाँ पर ये भी चेंजेस देखने को, यानी लिंग्विस्टिक चेंजेस देखने को मिलता है. लिटरेरी इस एज में जो ओल्ड इंग्लिश है एंग्लो सैक्सन, उसमें हमें ओरल ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं, एपिक वर्क्स देखने को मिलते हैं. लेकिन इस एज में ज़्यादातर हमें शिवेलरी, रोमांस देखने को मिलते हैं. एक है रिलीजियस और पॉलिटिकल, सोशल, ये सारे वर्क्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं. द नॉर्मन कन्क्विस्ट चेंज इंग्लैंड फॉर एवर बाई इंट्रोड्यूसिंग फ्रेंच कल्चर, फ्यूडलिज्म, कैसल, सिवेलरी, रोमांस लिटरेचर एंड अ न्यू रूलिंग क्लास. जो नॉर्मन कन्क्विस्ट है, जब नॉर्मन यहाँ पर विजयी होते हैं, कन्क्विस्ट करते हैं, तो वो पूरे इंग्लैंड को चेंज करते हैं. कैसे, यहाँ फ्रेंच कल्चर, यानी ये लोग फ्रांस से आए थे तो यहाँ फ्रेंच कल्चर आ जाता है, फ्यूडलिज्म आ जाता है, कैसल्स आ जाते, मतलब बनाए जाते हैं यहाँ पर, शिवेलरी देखने को मिलता है, रोमांस लिटरेचर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ न्यू रूलिंग क्लास भी देखने को यहाँ पर मिलती हैं. यानी ये इसमें सब चीज़ चेंज हो जाता है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, लिटरेरी, हर तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम देखेंगे इसकी पीरियड और कुछ इवेंट्स हैं. तो सॉरी, ये है, देखिए ये स्टार्ट होता है 1066. नॉर्मन कन्क्विस्ट कब होता है, तो एज ऑफ एंग्लो नॉर्मन कब स्टार्ट होता है, 1066 में स्टार्ट होता है, और 1340 से या फिर 1315 में ये एंड हो जाता है. कैसे होता है, राइज ऑफ मिडल इंग्लिश एंड डिक्लाइन ऑफ एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच. तो ये पीरियड है 1066 में शुरू होता है, 1340 से 1350 में ये एंड हो जाता है. ये एंग्लो नॉर्मन एज इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि द वर्ड एंग्लो रिफर्स टू इंग्लैंड. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा है, तो जो एंजल्स आए थे तो उन्हीं से इंग्लैंड नाम पड़ा है. तो जो एंग्लो वर्ड है वो इंग्लैंड को रिफर्स करता है. द वर्ड नॉर्मन रिफर्स टू पीपल ऑफ नॉर्मंडी, और जो नॉर्मन है
वो जो नॉर्मंडी के लोग आए थे, नॉर्दर्न फ्रांस से आए थे, उन लोगों को रिफर्स करता है। तो इस प्रकार से आफ्टर कंक्यूरिंग इंग्लैंड इन 1066 द नॉर्मन्स रूल्ड इंग्लैंड। 1066 में नॉर्मन इंग्लैंड को जीतने के बाद जो नॉर्मन्स है यहाँ पे इंग्लैंड पे रूल करना शुरू कर दिए। देयरफॉर द पीरियड बिकेम नोन एज द एंग्लो नॉर्मन एज, इसलिए इस एज को एंग्लो नॉर्मन एज कहा जाता है। यानी इसमें जो ओल्ड से एंग्लो सेक्सन एज था, जो एंजल सेक्सन जूट्स आए थे तब एंग्लो सेक्सन नाम हुआ था इसमें। तो उसमें सेक्शन हटा के जो एंग्लो है वो नाम है वो ऑलरेडी, लेकिन इसमें जो नॉर्मन आए थे तो नॉर्मन ऐड करके एंग्लो नॉर्मन एज हो गया। अब मेन पॉइंट है इसका, देखिए इसमें सारा टॉपिक्स हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको अपने वीडियो में पढ़ा दिया है तो इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। टू अंडरस्टैंड द एंग्लो नॉर्मन एज, हमें कोई किसी भी वर्क को, किसी भी हिस्ट्री को समझने के लिए उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है ताकि हमें इस कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो to understand the Anglo-Norman age, we must know what happened before 1066. हमें एंग्लो-नॉर्मन एज के बारे में जानने से पहले ये जानना होगा कि 1066 से पहले क्या हुआ था। तो रोमन ब्रिटेन, जो रोमन थे वो ब्रिटेन में इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। इसके बारे में आपको बताया, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, तो आप एंग्लो सैक्सन एज में उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर एंग्लो सैक्सन सेटलमेंट हो गया, यहाँ पर ये सारे उसमें डिटेल्स में है, मैंने पहले ही इसको पढ़ा दिया है। उसके बाद फिर वाइकिंग्स अटैक्स हुआ, ये सब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ हेस्टिंग। 1066 में क्या होता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जिससे एंग्लो सैक्सन एज की एंडिंग होती है और एंग्लो नॉर्मन एज की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम बैटल ऑफ हेस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लिश हिस्ट्री में ये सबसे क्या है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। इट वाज फॉट ऑन 14 अक्टूबर 1066। ये एक 14 अक्टूबर 1066 में लड़ा गया। किसके किसके बीच में, तो नॉर्मन आर्मीज लेड बाय विलियम द कन्क्यूरर एंड द इंग्लिश आर्मी लेड बाय हैरोल्ड गॉडविंसन। ये दो लोगों के बीच में लड़ा गया। एक फ्रांस के जो किंग थे नॉर्मन आर्मी उनसे, और एक विलियम द कन्क्यूरर जो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के किंग थे, एंग्लो सैक्सन के लास्ट किंग थे ये। तो हैरोल्ड गॉडविंसन, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुआ। विलियम द कन्क्यूरर जो नॉर्मंडी से थे और इंग्लिश आर्मी के द्वारा लेड की गई तो हैरोल्ड गॉडविंसन। द बैटल एंड्स विद विलियम्स विक्ट्री। ये जो बैटल होता है तो इसमें विलियम द कन्क्यूरर की विक्ट्री होती है, जीत होती है। ब्रिंगिंग द नॉर्मन कन्क्यूस्ट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में नॉर्मन कन्क्यूस्ट होते हैं, यदि नॉर्मन विजेता बनते हैं। दिस इवेंट मार्क द एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन एज, और ये जो इवेंट है इससे एंग्लो सैक्सन एज की एंडिंग हो जाती है और एंग्लो नॉर्मन एज की शुरुआत हो जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इवेंट है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, कब हुआ, 14 अक्टूबर 1066। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है डेट की, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का एग्जैक्ट डेट क्या है। 1066 तो सबको मालूम है, लेकिन 14 अक्टूबर ये किसी को नहीं मालूम होगा। ये जो युद्ध हुआ था बैटल, वो 14 अक्टूबर 1066 में हुआ था। प्लेस कहाँ हुआ था, तो बैटल नियर हेस्टिंग्स, हेस्टिंग के पास मतलब बैटल युद्ध हुआ था। विनर कौन थे, तो विलियम कॉन्क्यूरर, और डिफीट यानी कौन हारे थे, तो हैरोल्ड गॉडविंसन को इन्होंने हराया था। सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि इससे एंग्लो सैक्सन रूल एंडिंग होती है और एंग्लो नॉर्मन रूल स्टार्ट होती है। एग्जाम टिप में देखिए, आल्दो कॉल द बैटल ऑफ हेस्टिंग, मतलब इसे तो बैटल ऑफ हेस्टिंग कहते हैं। द बैटल वाज एक्चुअली फॉट नियर द टाउन नाउ कॉल्ड बैटल, अबाउट 7 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ हेस्टिंग्स। लेकिन ये जो एग्जैक्ट इसका जो बैटल हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, वो कहाँ हुई थी, तो वो हेस्टिंग्स में हुई थी। और इसे क्या कहते हैं, बैटल अबाउट 7 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ हेस्टिंग्स। यानी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को अब क्या कहते हैं, बैटल अबाउट 7 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ हेस्टिंग्स। और ये इसमें कॉलम में इसमें 11 km दिया है, 11 किलोमीटर, 7 माइल्स यानी 11 किलोमीटर। तो ये इसका नाम अब इसे बैटल ऑफ हेस्टिंग को बैटल अबाउट 7 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है। मैं आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, फिर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो नॉर्मन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही पूरा कंप्लीट वीडियो है। अब बैटल ऑफ हेस्टिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ कैसे। तो डेथ ऑफ किंग एडवर्ड, जो एंग्लो सैक्सन एज के जो किंग थे वो थे किंग एडवर्ड। जब इनकी डेथ हो जाती है
तो एडवर्ड द कन्फेसर डाइड ऑन 5 जनवरी 1066 विदाउट लिविंग इन हियर। जो एडवर्ड द कन्फेसर थे वो 5 जनवरी 1066 में बिना किसी अपने मतलब अपना कोई भी वारिस बनाए ये यहाँ से चले जाते हैं, यानी इनका कोई भी वारिस नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो इस गद्दी को संभाल सके। दिस क्रिएटेड अ सक्सेशन क्राइसिस। इससे क्या हुआ कि सक्सेशन क्राइसिस शुरू हो गया। कैसे? 3 क्लेमेंट्स टू द थ्रोन। जो थ्रोन था, जो गद्दी थी, उस पर 3 क्लेम हुए। पहले थे हैरोल्ड गॉडविंसन, दूसरे थे विलियम डक ऑफ नॉर्मंडी, तीसरे थे हैरोल्ड हार्ड्रेडा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैरोल्ड गॉडविंसन के बारे में। तो ये पावरफुल इंग्लिश नोबलमैन थे, चूजन बाय द इंग्लिश काउंसिल विटेन, यानी ये इन्हें किंग चुना गया था इंग्लिश काउंसिल के द्वारा। क्राउंड ऑन 6 जनवरी 1066। देखिए 5 जनवरी 1066 में किंग एडवर्ड की डेथ होती है, जिसे एडवर्ड द कन्फेसर कहते हैं। और 6 जनवरी यानी नेक्स्ट डे ये हैरोल्ड गॉडविंसन यहाँ के किंग बन जाते हैं। विलियम डक ऑफ नॉर्मंडी, उसके बाद जो विलियम है वो डक ऑफ नॉर्मंडी है। क्लेम्ड एडवर्ड हैड प्रॉमिस्ड हिम द इंग्लिश थ्रोन। ये क्लेम करते हैं कि जो एडवर्ड द कन्फेसर थे वो मेरे मतलब दोस्त थे और इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो इंग्लिश थ्रोन मेरा है, यानी उनके डेथ के बाद ये थ्रोन मेरा है। आल्सो क्लेम हैरोल्ड हैड स्worn टू सपोर्ट हिज क्लेम। और इन्होंने ये भी किया कि इन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो हैरोल्ड गॉडविंसन है वो मतलब इस क्लेम को सपोर्ट करे, क्योंकि वो इसके बारे में जानता है। विलियम द डक ऑफ नॉर्मंडी, उन्होंने कहा कि जो एडवर्ड द कन्फेसर थे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे डेथ के बाद आपको ही ये सारा इंग्लिश थ्रोन संभालना है। और तीसरे हैं हैरोल्ड हार्ड्रेडा। तो ये जो है हैरोल्ड हार्ड्रेडा आल्सो क्लेम द थ्रोन थ्रू अर्लीस्ट स्कैंडिनेवियन एग्रीमेंट। ये भी इस मतलब इंग्लिश थ्रोन को क्लेम करते हैं कि हाँ यहाँ पर मेरा राज होगा, क्योंकि ये पहला क्या है मतलब पहले से ही स्कैंडिनेवियन एग्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है। इवेंट्स बिफोर द बैटल। बैटल से पहले कौन कौन से इवेंट हुए? तो बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज, बैटल ऑफ हेस्टिंग से पहले बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज हुआ है। इसमें ये कब हुआ है? तो 25 सितंबर 1066 यानी 25 सितंबर 1066 में ही हुआ है। हैरोल्ड डिफीटेड हैरोल्ड हार्ड्रेडा एट द बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज इन नॉर्थर्न इंग्लैंड। जो हैरोल्ड गॉडविंसन थे उन्होंने हैरोल्ड हार्ड्रेडा, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 3 क्लेम हुए। एडवर्ड द कन्फेसर के बाद 3 क्लेम हुए, जिसमें हैरोल्ड गॉडविंसन थे, विलियम द कन्क्यूरर थे और एक थे हैरोल्ड हार्ड्रेडा। तो जो हैरोल्ड गॉडविंसन थे इन्होंने 25 सितंबर 1066 में एक युद्ध हुआ बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज जिसे कहते हैं, उसमें इन्होंने हैरोल्ड हार्ड्रेडा को हरा दिया। और ये बैटल कहाँ हुआ? तो स्टैमफोर्ड ब्रिज इन नॉर्थर्न इंग्लैंड में हुआ। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज और ये नॉर्थर्न इंग्लैंड में हुआ। आपको पता होना चाहिए इतना, और डेट भी। However, Harold's army was exhausted. Meanwhile, William crossed the English Channel and landed in southern England. Harold marched rapidly south to confront him. हालांकि जो हैरोल्ड्स के जो आदमी थे हैरोल्ड गॉडविंसन के, वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं। Meanwhile, विलियम जो थे वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लेते हैं, यानी विलियम द कन्क्यूरर जो है वो इंग्लिश चैनल पार कर लेते हैं और सदर्न इंग्लैंड में आ जाते हैं। और हैरोल्ड मार्च्ड रैपिडली साउथ टू कन्फ्रंट हिम। अब देखिए क्या होता है कॉज ऑफ बैटल। सबसे पहले हमने पढ़ा इवेंट, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है उसका इवेंट क्या हुआ था, तो सबसे पहले बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज हुआ था। उसके बाद कॉज ऑफ द बैटल, इसका बैटल क्या मतलब इस बैटल का कारण क्या था, तो डिस्प्यूटेड सक्सेशन आफ्टर एडवर्ड्स डेथ। जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था उसका कारण क्या था? आफ्टर एडवर्ड्स डेथ, जो एडवर्ड द कन्फेसर है उनके डेथ के बाद अलग अलग सक्सेशन जो उनके थे वो क्लेम करने लगे कि यहाँ पर मेरा राज होगा। विलियम्स क्लेम द इंग्लिश क्राउन्स, हैरोल्ड कोरोनेशन, हैरोल्ड्स एलिग्ड ओथ टू विलियम, नॉर्मन एम्बिशन टू कन्क्यूर इंग्लैंड। उसके बाद ये जो बैटल कॉज की हुआ, कारण की हुआ कि जो विलियम थे उन्होंने भी क्लेम किया, जो हैरोल्ड गॉडविंसन थे वो तो राजगद्दी पर बैठ ही गए थे क्योंकि ये इनके कुछ रिलेटिव थे, एडवर्ड द कन्फेसर के कोई रिलेटिव थे। लेकिन जो हैरोल्ड थे उन्होंने
वो लास्ट में हार जाते हैं और विलियम द कन्क्यूरर यहाँ का किंग बन जाता है। अब टू आर्मीज के बीच में ये लड़ाई होती है। तो पहले इंग्लिश आर्मी के बीच में होती है जिसके लीडर होते हैं हैरोल्ड गॉडविंशन। इनकी ताकत क्या है, तो और ये देखिए ये लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग है, एंग्लो सैक्सन आर्मी। ये हैरोल्ड गॉडविंशन एंग्लो सैक्सन एज के लास्ट किंग है। एक्सपीरियंस इन्फेंट्री, स्ट्रॉन्ग सील्ड वॉल, हाउस कार्ल्स और डिफेंसिव पॉजिटिव ऑन शिनलेक हिल्स। इनकी स्ट्रेंथ ये सारी थी, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था और ये बहुत ताकतवर भी थे। इनके पास इलाइट सोल्जर थे, यानी ऊंचे ऊंचे घरानों के सोल्जर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे सोल्जर्स थे, सेना थी। एंड इनका जो सिनलेक हिल था वहाँ पर इनका डिफेंसिव पोजीशन था, यानी ये अपने आप को डिफेंस कर सकते थे। इनके पास कितनी ताकत थी। इनकी वीकनेस क्या थी कि नो सिग्निफिकेंट कैवेलरी, फ्यू एयरकर्स, सोल्जर्स टायर्ड आफ्टर स्टैमफोर्ड ब्रिज। यानी इनकी ये वीकनेस थी कि इनके पास कुछ ही आर्कर्स थे और जो धनुरार्थी होते हैं और जो सोल्जर थे वो स्टैमफोर्ड ब्रिज से जो बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज हुआ था उससे वो थक गए थे उसके बाद। अब है नॉर्मन आर्मी। तो नॉर्मन आर्मी में इनके लीडर कौन थे, विलियम द कन्क्यूरर। ताकत क्या थी, कैवेलरी थे, आर्कर्स भी थे, इन्फेंट्री भी थी, वेल ट्रेंड सोल्जर्स भी थे और फ्लेक्सिबल टैक्टिक्स भी थी। कोर्स ऑफ द बैटल। तो फेज फर्स्ट में क्या होता है, नॉर्मन आर्कर्स, विलियम्स आर्कर्स अटैक्ड फर्स्ट। सबसे पहले विलियम के जो आर्कर्स होते हैं वो सबसे पहले अटैक करते हैं। द इंग्लिश शील्ड वाज हेल्ड फर्म। जो इंग्लिश शील्ड है वो मतलब उसका जो वॉल है वो अभी भी मजबूती से खड़ा होता है। इन्फेंट्री अटैक। दूसरा क्या होता है कि जो नॉर्मन इन्फेंट्री एडवांस्ड अप हिल्स। जो नॉर्मन थे वो क्या करते हैं, मतलब पहाड़ी के ऊपर से अटैक करते हैं। द इंग्लिश रिपेल्ड देम। जो इंग्लिश आर्मी है वो भी उनको बराबर का करारा जवाब देती है। कैवेलरी अटैक। कैवेलरी अटैक में क्या होता है कि नॉर्मन नाइट्स चार्ज रिपीटेडली द इंग्लिश लाइन इनिशियली रिमार्क्ड अनब्रोकन। फेज 4 में होता है कि फेंड रिट्रीट। विलियम्स ट्रूप्स प्रिटेंड टू रिट्रीट। जो विलियम के मतलब ट्रूप्स थे, ग्रुप्स थे, वो क्या करते, प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम जीत गए। सम इंग्लिश सोल्जर्स ब्रोक फॉर्मेशन टू परस्यू देम। द नॉर्मन्स टर्न्ड बैक एंड डिफीटेड दिस आइसोलेशन ग्रुप्स। दिस टैक्टिक वीकेंड द इंग्लिश शील्ड वॉल। अब देखिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल में समझा देती हूँ, ये अलग अलग फेज का है। तो ये कैसे होता है कि जब युद्ध शुरू होता है हैरोल्ड गॉडविंशन और विलियम द कन्क्यूरर के बीच में, तो हैरोल्ड गॉडविंशन बहुत ताकतवर होता है। तो वो मतलब उसकी आर्मी लास्ट तक अच्छे से लड़ती है, लेकिन उसी में से जो विलियम द कन्क्यूरर होता है वो एक दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि ये ऐसे हारने वाला नहीं है, ऐसे तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो वो अचानक से शोर मचाने लगता है कि ये जो हैरोल्ड गॉडविंशन यानी आपका किंग है उनकी डेथ हो गई है, हमने किंग को मार दिया है। तो ये सुन के जो आर्मी किंग थे जो इंग्लिश आर्मी थे वो युद्ध रोक देते हैं, यानी वो छोड़ देते हैं लड़ना, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम जिसके लिए लड़ रहे थे फिर राजा के लिए जब वही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे लड़कर। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो एंग्लो नॉर्मन एज के मतलब जो नॉर्मन्स के थे, विलियम द कन्क्यूरर के जो आर्मीज थे वो इन पे अटैक कर देते हैं और इसी प्रकार से वो युद्ध को जीत जाते हैं, वरना ये युद्ध को नहीं जीत पाते। तो इस प्रकार से हैरोल्ड का डेथ हो जाता है। ट्रेडिशन रिफ्लेक्शन इन द बेयुक्स टेपेस्ट्री डिपिक्ट्स हैरोल्ड बीइंग स्ट्रक इन आर नियर द आई बाय एन एरो बिफोर बीइंग किल्ड इन द फाइटिंग, दो हिस्टोरियंस डिबेट द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। मतलब जो ट्रेडिशन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहा जाता है कि जो हैरोल्ड है उनकी एक आँख में क्या हो गया था, तीर लग गया था और इस प्रकार से उनकी डेथ हो गई थी लड़ते लड़ते। लेकिन इसमें अभी भी डिबेट चलता है। विद हैरोल्ड डेथ इंग्लिश रेजिस्टेंस कोलैप्स्ड। हैरोल्ड गॉडविंशन की डेथ के बाद जो इंग्लिश रेजिस्टेंस है वो कोलैप्स हो जाती है, बिखर जाती है। विलियम वोन दी बैटल और विलियम कन्क्यूरर बैटल जीत जाता है। रीजन फॉर विलियम्स विक्ट्री। तो इसमें वेटर मिलिट्री स्ट्रेटजी है, यूज ऑफ कैवेलरी, ये लोग कैवेलरी का यूज करते हैं। स्किल्ड आर्कर भी है, फेंड रिट्रीट ट्रैक्शन है, यानी मैंने आपको बताया कि ये लोग झूठ मूठ का शोर मचाने लगते हैं कि हाँ हमने विलियम को हैरोल्ड गॉडविंशन को मार दिया। तो जो इंग्लिश आर्मी है वो युद्ध छोड़कर मतलब लड़ना छोड़ देते हैं और इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग जो नॉर्मन्स के लोग हैं वो अटैक कर देते हैं।
वेल डिसिप्लिन नॉर्मन आर्मी है। हैरोल्ड्स एक्सॉर्टेड ट्रूप्स, जो हारल गोडविंसन की ट्रूप्स थी वो थोड़ा थकी हुई थी क्योंकि उससे पहले ही सितंबर में ही 25 सितंबर को ही बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज हुआ था। डेथ ऑफ हैरोल्ड ड्यूरिंग द बैटल, और इस बैटल के ड्यूरिंग मतलब दौरान हैरोल्ड की डेथ हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि नॉर्मन की विक्ट्री हो जाती है, हैरोल्ड सेकेंड की डेथ हो जाती है, जिन्हें हैरोल्ड गोडविंसन भी कहते हैं, या फिर हैरोल्ड सेकेंड। ये एंग्लो सेक्शन के लास्ट किंग होते हैं। एंग्लो सेक्शन की मतलब एंग्लो सेक्शन रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, और विलियम क्या बन जाता है, विलियम द कन्क्यूरर, किंग ऑफ इंग्लैंड। 25 December 1066 विलियम वॉज क्राउंड किंग एट वेस्टमिनिस्टर अबे। और 25 दिसंबर 1066 में विलियम जो होता है वो वेस्टमिनिस्टर एबी में मतलब किंग बन जाता है। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होती है, तो इसमें इंड ऑफ एंग्लो सेक्सन रूल, एंग्लो सेक्सन डायनेस्टी की एंडिंग हो जाती है, नॉर्मन रूल की शुरुआत हो जाती है। फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इसमें, तो नॉर्मन फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ, जो नॉर्मन फ्रेंच यहाँ का लैंग्वेज हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट का लॉ, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, एरिस्टोक्रेसी, ये सारे जो मतलब ये गवर्नमेंट लॉ, क्लर्क, हर जगह पर नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज यूज होने लगा था। यानी जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, यानी जो हाई एलाइट पीपल थे, वो नॉर्मन फ्रेंच का यूज करते थे। इंग्लिश कंटिन्यूड टू बी स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, और जो इंग्लिश था यानी जिसे सेल्टिक या ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, तो वो लोकल पीपल के, जो यहाँ के एंग्लो सेक्शन एज के जो लोकल पीपल थे उनके द्वारा बोला जाता था। एंग्लो नॉर्मन एज में जो लोकल पीपल थे उनके द्वारा बोला जाता था। लैंग्वेज में क्या क्या बदलाव हुए, तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंटर्ड इंग्लिश स्पेशली इन, बहुत सारे हजारों फ्रेंच वर्ड्स इस इंग्लिश में इंटर्ड किए, जैसे कि लॉ, गवर्नमेंट, मिलिट्री, लिटरेचर, फैशन, क्यूजीन, इन सब में फ्रेंच लैंग्वेज यूज होने लगा। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड इंग्लिश, नॉर्मन फ्रेंच। ओल्ड इंग्लिश में हम किंग कहते थे, लेकिन नॉर्मन फ्रेंच में हम इसको क्राउन कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश फ्रीडम है, तो नॉर्मन फ्रेंच में लिबर्टी है। ओल्ड इंग्लिश में आस्क है, तो नॉर्मन फ्रेंच में डिमांड है। ओल्ड इंग्लिश में हाउस, तो नॉर्मन फ्रेंच में हम हाउस को मैंसन कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश में बेगिन को यानी शुरुआत को हम बेगिन कहते हैं, तो नॉर्मन फ्रेंच में हम कमेंस कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर आता है। तो एंग्लो नॉर्मन में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल चेंज होता है कि फ्यूडल सिस्टम आता है। विलियम इंट्रोड्यूस द फ्यूडल सिस्टम, चेंजिंग लैंड ऑनरशिप एंड स्ट्रेंथनिंग रॉयल कंट्रोल। ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये विलियम द कन्क्यूरर के द्वारा शुरू किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु हैज स्टार्टेड द फ्यूडल सिस्टम इन एंग्लो नॉर्मन एज, तो विलियम द कन्क्यूरर, या जिसे विलियम केवल कहते हैं, विलियम द फर्स्ट या विलियम द कन्क्यूरर, तो इसने फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत की है इंग्लैंड में। इसमें क्या होता है, चेंजिंग लैंड ऑनरशिप, यानी ज़मीन की जो ऑनरशिप जिसकी थी उसमें बदलाव होने लगे, और सारे रॉयल यानी जो किंग है उसके कंट्रोल में आने लगे। लिटरेचर की बात करें तो ये जो बैटल हुआ उससे क्या मार्क्स होता है, क्या चेंज होते हैं। ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन से हमें मिडिल इंग्लिश यानी एंग्लो नॉर्मन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फ्रेंच एंड लैटिन डोमिनेटेड एलाइड राइटिंग फॉर सेवरल सेंचुरीज, और बहुत सारे सेंचुरीज तक यहाँ पर फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज का यूज रहता दिखाई दिया। आर्किटेक्चर की बात करें तो नॉर्मन इंट्रोड्यूस, जब नॉर्मन यहाँ पर विजयी हुए तो उन्होंने स्टोन का मतलब वो पत्थर के कैसल्स बनाना शुरू किए, जिसे महल टाइप का होता है। रोमांसिक्यूज चर्चेस, कैथेड्रल्स, फोर्टिफाइड कीप्स, ये सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विलियम ऑर्डर द कंप्लीशन ऑफ द डोमेस्टिक बुक, जो विलियम थे उन्होंने एक मतलब बुक ऑर्डर किया जिसे डोमेस्टिक बुक कहते थे 1086 में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया डोमेस्टिक बुक के बारे में, तो आपको पढ़ लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर जो विलियम थे उन्होंने एक डोमेस्टिक बुक की डिमांड की 1086 में। अ डिटेल सर्वे ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट, जो डोमेस्टिक बुक है इसमें क्या है, डिटेल सर्वे है, मतलब एक पूरी तरह से एक डिटेल सर्वे हुआ किसका, लैंड और प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर, जो टैक्सेशन और गवर्नमेंट्स के लिए जो यानी टैक्स के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए जो भी लैंड और प्रॉपर्टी यूज होते थे उसका एक डिटेल सर्वे यहाँ पर हुआ।
इसे डोमेस्डी बुक कहते हैं और ये कब आया 1086 में। टाइमलाइन देख लेते हैं तो एडवर्ड द कन्फेशनर उनकी डेथ हुई थी 5 जनवरी 1066। हैरोल्ड क्राउन किंग यानी जो हैरोल्ड गॉडविंसन है वो किंग बनता है नेक्स्ट, तो वो 6 जनवरी 1066 में। बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज तो 25 सितंबर 1066 में होता है। और विलियम्स लैंड इन इंग्लैंड, विलियम जो होता है वो 28 सितंबर 1066 में इंग्लैंड में वो लैंड कर लेता है, इंग्लैंड में आ जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ हेस्टिंग्स तो 14 अक्टूबर 1066 में होता है। 25 दिसंबर 1066 में यानी 25 दिसंबर क्रिसमस डे वाले दिन 1066 में विलियम क्या होता है, इंग्लैंड का राजा बन जाता है। और 1086 में क्या होता है, डोमेस्डी बुक कंप्लीट हो जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो इसमें 14 अक्टूबर 1006 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है। कहाँ होता है, नियर हेस्टिंग्स ईस्ट ससेक्स में। विनर कौन होता है, विलियम द कन्क्यूरर। लूजर होता है हैरोल्ड गॉडविंसन। इंडेड एंग्लो सैक्सन रूल बिगेन, नॉर्मन रूल। जो डिटेल में पढ़ना चाहते तो उनके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी लाई हूँ, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ के इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास आफ्टर 1066 तो नॉर्मन फ्रेंच। 1066 के बाद जो रूलिंग क्लास थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, नॉर्मन फ्रेंच। मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे में क्या हुआ, डोमेस्डी बुक आया। लिटरेरी सिग्निफिकेंस तो इसमें मार्क्स द ओल्ड एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द एंग्लो नॉर्मन फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कंक्लूजन क्या मिलता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स वाज मोर देन अ मिलिट्री विक्ट्री, यानी ये जो ओल्ड इंग्लिश का होता है इसकी एंडिंग होती है, एंग्लो नॉर्मन एज की शुरुआत होती है। जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है ये मेन रीजन है जिससे एंग्लो सैक्सन एज की एंडिंग होती है। आपको बस इसमें इतना याद रखना है जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होती है वो कब होती है और उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब टाइमलाइन आपको याद रखना है कि कौन सा बैटल कब होता है, किसके बीच में होता है। जो हैरोल्ड गॉडविंसन है एंग्लो सैक्सन का लास्ट किंग, और विलियम द कन्क्यूरर जो नॉर्मन से आता है फ्रांस से वो जीत जाता है, हैरोल्ड गॉडविंसन की डेथ हो जाती है। ये आपको इतना याद रखना है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। और एंग्लो नॉर्मन एज की शुरुआत इसी से होती है। अब हम बात करते हैं नॉर्मन्स कौन थे। तो जो नॉर्मन के ओरिजिनली डिसेंडेंट है वो क्या है, वाइकिंग सेटलर्स है। जो वाइकिंग सेटलर्स थे वो जो नॉर्मंडी फ्रांस में सेट हो गए थे इन द अर्ली 10th सेंचुरी। अर्ली 10th सेंचुरी में जो वाइकिंग सेटलर थे वो नॉर्मंडी फ्रांस में सेटल हो गए थे। ओवर टाइम दे अडॉप्ट द फ्रेंच लैंग्वेज, और धीरे धीरे वो फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। क्रिश्चियनिटी एंड फ्रेंच कस्टम्स बिकेम अ पावरफुल मिलिट्री एंड एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। और इसी प्रकार से जो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज, क्रिश्चियनिटी, फ्रेंच कस्टम ये सबको अपना लिया और एक पावरफुल मिलिट्री और एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी बना ली। तो नॉर्मन कहाँ से आते हैं, नॉर्मंडी फ्रांस से आते हैं, याद रखिएगा। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। जैसे विलियम इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की, जो विलियम द कन्क्यूरर है वो एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की राजतंत्र तैयार करता है। इंग्लैंड बिकेम मोर सेंट्रलाइज्ड, और जो इंग्लैंड होता है वो बहुत अधिक सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत हो जाता है। फ्यूडल सिस्टम की बात करें तो विलियम कौन इंट्रोड्यूस कराता है, विलियम। फ्यूडलिज्म क्या है, तो जो बैरोन्स है उनके नीचे किंग नाइट्स रहेंगे, उनके नीचे पीजेंट्स रहेंगे। लैंड वाज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी जो लैंड था वो मिलिट्री सर्विस के द्वारा ग्रांट किया जाता था। यानी जो मिलिट्री सर्विस करते थे किंग के यहाँ तो उनके बदले उन्हें लैंड दिया जाता था। तो फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म में सबसे पहले बैरोन्स आते थे, उनके नीचे नाइट्स और उनके नीचे पीजेंट्स यानी जो किसान वर्ग के लोग होते थे। डोमेस्डी बुक 1066, तो ये किसने किया, तो विलियम ने ऑर्डर किया सर्वे ऑफ इंग्लैंड की सर्वे करने के लिए, जिसे डोमेस्डी बुक कहते हैं। इसका पर्पज़ क्या था, टैक्स कलेक्शन, यानी जितने भी टैक्स है उनको कलेक्ट करना। लैंड ऑनरशिप रिकॉर्ड्स, लैंड ज़मीन के जो भी मतलब मालिक है उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। और वेल्थ असेसमेंट, इसे क्या कहते हैं, द फर्स्ट ग्रेट सेंसस ऑफ इंग्लैंड। इसे इंग्लैंड का पहला जनगणना कहते हैं, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रही हूँ।
उसके बाद आता है कैसल्स। पॉलिटिकल चेंज में कैसल्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब नॉर्मन्स यहाँ पर जीत जाती है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टोन कैसल, पत्थर के कैसल्स बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टावर ऑफ लंदन, वाइंडसोर कैसल, ये सारे पत्थर के ही बने हैं। इसका पर्पज़ क्या था, डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, कंट्रोल के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब सोशल चेंज की बात करेंगे तो इंग्लैंड को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद, जैसे अपर क्लास, चर्च, कॉमन पीपल, ऐसे। तो अपर क्लास में कौन थे, नोबल्स थे, स्पोक फ्रेंच यानी जो नॉर्मन अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, एलाइट पीपल थे, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे अपर क्लास के लोग। उसके बाद दूसरा होता था चर्च। चर्च में दूसरे क्लास के लोग होते थे, चर्च के लोग जो लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे, और तीसरे होते थे कॉमन पीपल जो इंग्लिश बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। जैसे कि इंग्लैंड बिकम ट्राइलिंगुअल सिस्टम, इस प्रकार से जो इंग्लैंड होता है वो ट्राइलिंगुअल सिस्टम बन जाता है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज कोर्ट एंड अरिस्टोक्रेसी के द्वारा बोली जाती थी, लैटिन लैंग्वेज चर्च एंड स्कॉलरशिप के द्वारा बोली जाती थी, और इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन पीपल के द्वारा बोली जाती थी। उसके बाद आता है रिलीजियस चेंज। अभी हमने पॉलिटिकल और सोशल चेंज पढ़ लिया, हम रिलीजियस चेंज की बात करेंगे तो इसमें जो चर्च होता है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, बहुत मजबूती आ जाती है। नॉर्मस बिशॉप्स रिप्लेस्ड मेनी एंग्लो सैक्सन बिशॉप्स, यानी जो एंग्लो सैक्सन बिशॉप्स थे उनकी जगह नॉर्मन बिशॉप्स आ जाते हैं। लार्ज कैथेड्रल्स एंड मोनास्ट्रीज वेयर बिल्ड, बहुत सारे कैथेड्रल्स बनाए जाते हैं, चर्चेस बनाए जाते हैं। रिलीजन बिकेम द सेंटर ऑफ एजुकेशन, और इस एज में जो एजुकेशन का मुख्य सेंटर होता है, जो मेन केंद्र होता है, वो रिलीजन ही बन जाता है, यानी रिलीजियस बिकम द सेंटर ऑफ एजुकेशन। लिंग्विस्टिक चेंज की बात करें तो इसमें लैंग्वेज में भी मैंने आपको बताया कि 1066 से पहले ओल्ड इंग्लिश होती थी, हाउस, किंग, ब्रेड, लेकिन आफ्टर 1066 के बाद बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स इसमें आ गए, जैसे कि गवर्नमेंट, कोर्ट, जस्टिस, ब्यूटी, फैशन, पीस, आर्मी, रॉयल, जज, मैरिज, रिलीजन और क्यूजिन। पार्लियामेंट में लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड्स इंटर्ड हुए, इवेंचुअली इंटर्ड इंग्लिश प्रोफाउंडली रिसेपिंग इन वोकैबुलरी, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज था पार्लियामेंट में उसकी जगह पे लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड मतलब इवेंचुअली यहाँ पर इंटर किए। लिटरेचर की बात करें तो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में हमें हीरोइक, पेगेंस, स्पिरिट, इलिट्रेशन, वैरियर्स देखने को मिलते थे, जैसे कि वियोवुल्फ। लेकिन एंग्लो नॉर्मन की बात करें तो यहाँ पर रोमांस, सिवेलरी, कोर्टली लव, रिलीजन, सेंट्स, मिराकल्स, ये सारे वर्क्स देखने को मिलते हैं। अगर हम सिवेलरी की बात करें तो द नॉर्मन पीरियड इज़ फेमस फॉर सिवेलरी, जो नॉर्मन पीरियड था वो सिवेलरी के लिए फेमस था। इसका मीनिंग है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नाइट्स। सिवेलरी का मीनिंग है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ नाइट्स, एग्जाम में पूछा जा चुका है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन रूल्स करते थे, लॉयल्टी, इसमें जो भी रूल थे वो क्या थे, लॉयल्टी, कॉरेज, ऑनर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चर्च, सर्विस टू द किंग। सिवेलरी मतलब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नाइट्स। नाइट्स के कुछ कोड्स होते थे, जैसे कि लॉयल्टी, करेज, ऑनर। इनके अंदर लॉयल्टी, करेज, ऑनर, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन यानी औरतों की रक्षा करना, चर्च की रक्षा करना, किंग के लिए सर्विस करना, ये सारे सिवेलरी में इंक्लूडेड होते थे। फिर कोर्टली लव आता था, तो कोर्टली लव में ये नया कॉन्सेप्ट था, जिसमें नाइट के नीचे क्या होता है, लव्स नोबल लेडी। जो नाइट होता है वो नोबल लेडीज लव्स करता है, फिर सबसे हर फेथफुली, और उसके साथ वफादार रहता है। ऑफन कैन नॉट मैरी हर, लेकिन प्राय उससे शादी नहीं करता। एंड लव रिमेंड आइडियलाइज, जो लव होता है वो आइडियलाइज्ड होता है, तो इसे बोलते हैं कोर्टली लव। एक होता है क्रूसेड्स, 1095 से लेकर 1291 तक ये होता है क्रूसेड्स। ये जो क्रूसेड्स है वो इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, कंटेक्ट विद ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी इससे ईस्टर्न सिविलाइजेशन में कंटेक्ट बढ़ जाता है, यानी हम लोग जो वेस्टर्न लोग थे वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन में कंटेक्ट करने लगते हैं। न्यू स्टोरीज आती है, नए एडवेंचर आते हैं, रिलीजियस एंथुसिज्म होता है और हीरोइक आइडियाज
आइडियल्स देखने को मिलता है। तो अगर क्रूसेड से पूछे तो 1095 में स्टार्टिंग होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद होता है मिडिवल सोसाइटी। जो मिडिवल सोसाइटी में हमें क्या कौन से देखने को मिलते हैं, तो 3 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लर्जी ग्रुप, नोबिलिटी और पीजेंट्स। क्लर्जी ग्रुप जैसे जो चर्च में रहते थे, प्रेयर करते थे, जैसे पार्टनर, मॉन्क्स, शर्मन्स, ये सारे हो गए। नोबिलिटी में जो किंग उंग रहते थे, नाइट्स रहते थे, यानी जो लड़ते थे बैटल में। और पीजेंट्स ग्रुप में आते थे वर्कर, यानी जो वर्क करते थे, काम करते थे, मजदूरी करते थे। इकोनॉमिक की बात करें तो इस एज में जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड, जो इकोनॉमी था वो कैसे आता था, तो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड, खेती किसानी के जरिए आता था। द मैनर वाज द बेसिक इकोनॉमिक यूनिट्स। यहाँ पर जो मैनर था वो बेसिक इकोनॉमिक यूनिट का बेसिक था। ट्रेड ग्रेजुअली एक्सपेंडेड, धीरे धीरे जो व्यापार है वो बढ़ने लगा। टाउन्स ग्रीव, और नगरों का विकास होने लगा। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन रिमेंड मोस्टली अंडर चर्च कंट्रोल। ज़्यादातर जो एजुकेशन था वो चर्च के कंट्रोल में था। लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन का लैंग्वेज क्या था, तो मैंने आपको बताया जो चर्च और स्कॉलर्स थे वो लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे। डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो इम्पॉर्टेंट मेडिवल यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये एंग्लो नॉर्मन एज में ही शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1167 में, 1167 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बना था। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये 1209 यानी 1209 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। दिस इंस्टीट्यूशन बिकेम सेंटर्स ऑफ थियोलॉजी, लॉ, मेडिसिन एंड द लिबरल आर्ट्स। ये जो इंस्टीट्यूशन बने क्रिएट हुए, तो इससे थियोलॉजी, लॉ, मेडिसिन और लिबरल आर्ट्स की शिक्षा दी जाने लगी। इम्पॉर्टेंट किंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले विलियम फर्स्ट आते हैं। एंग्लो नॉर्मन एज में सबसे पहले किंग विलियम द फर्स्ट आते हैं, जो इससे नॉर्मन कंक्विस्ट ये करते हैं, फ्यूडलिज्म लाते हैं और डोमेस्टिक बुक भी यही लाते हैं। तो इनके मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स है, इसको मैं कर देती हूँ हाईलाइट। उसके बाद विलियम सेकेंड आते हैं, ये नॉर्मल रूल को मेंटेन किए रहते हैं। विलियम सेकेंड के बाद आते हैं हेनरी फर्स्ट, ये बहुत ताकतवर एडमिनिस्ट्रेशन लाते हैं। हेनरी फर्स्ट के बाद स्टेफन आते हैं, जो सिविल वार पीरियड के किंग होते हैं। उसके बाद फिर हेनरी सेकंड आते हैं, ये लीगल रिफॉर्म्स लाते हैं, कॉमन लॉ लाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट विद थॉमस बेकेट, जो हमें कैंटरबरी टेल्स में देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। जो हेनरी सेकंड होते हैं यही थॉमस बेकेट के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और ये लास्ट में इन्हें मरवा देते हैं। उसके बाद होते हैं रिचर्ड फर्स्ट, जिसे लायन हार्ट भी कहते हैं, तो ये क्रूसेड्स लाते हैं और सिवेलरी हीरो इन्हें कहा जाता है। उसके बाद होते हैं जॉन, साइन द मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा पे साइन करते हैं 1215 में, लिमिटिंग रॉयल पावर एंड लेइंग फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी जो रॉयल पावर था और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था उन दोनों के बीच में लिमिटेशन के बारे में ये एक मतलब वो आता है, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा 1215 में स्टार्ट होता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसका कि मैग्ना कार्टा कौन से एज में आता, तो एंग्लो नॉर्मन एज में आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट होता है, तो 1215 में। इस एज का मेजर इम्पॉर्टेंट इवेंट है। उसके बाद हेनरी थर्ड आते हैं, तो पैट्रन ऑफ आर्किटेक्चर एंड रिलीजन, ये आर्किटेक्चर और रिलीजन के मतलब बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद एडवर्ड फर्स्ट आते हैं, एक्सपेंडेड इंग्लिश अथॉरिटी इनटू वेल्स, तो ये यहाँ के लास्ट किंग होते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो एंग्लो नॉर्मन एज जो होता है वो इंग्लैंड में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, एंग्लो सेक्शन के जो पॉलिटिकल रूल है वो इंड हो जाते हैं, फ्यूडलिज्म की इंट्रोड्यूसिंग होती है, ये सारे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इधर देखिए प्रिपेयरिंग द वे फॉर द एज ऑफ जॉफ्री चौसर, और इसी से हम एज ऑफ चौसर की शुरुआत होने को देखने को मिलता है, इसी एज से एज ऑफ चौसर की शुरुआत होने लगती है। वन लाइनर रिवीजन की बात करें तो ये पीरियड यहाँ से यहाँ तक है। बिगनिंग, नॉर्मन कंक्यूस्ट, फाउंडर, इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन सा है, तो नॉर्मन बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये आपको वन लाइनर में बार बार करा रही हूँ ताकि आपने जो पढ़ा उसका आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो इसका PDF मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा पूरा।
हम इस एज की लिटरेरी फॉर्म की बात करें तो लिटरेरी फॉर्म में रोमांस आता है। सबसे एग्जाम्पल है किंग आर्थर स्टोरी। क्रॉनिकल्स में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जितने भी उसे क्रॉनिकल्स कहते हैं। रिलीजियस पोट्री में हमें बाइबल्स स्टोरी और सेंट्स लाइफ्स के बारे में देखने को मिलते हैं। सरमन्स में रिलीजियस टीचिंग के बारे में देखने को मिलता है। मिराकल प्लेज में बाइबलिकल मिराकल्स होता है। मिस्टीरियस प्लेज में स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, जो बाइबल की स्टोरी होती है उसे मिस्टीरियस प्लेज कहते हैं। मोरालिटी प्लेज में एल्गोरिकल कैरेक्टर होते हैं जो मोरल लेसन पढ़ाते हैं के बारे में सिखाते हैं। थीम्स की बात करें तो इसमें रिलीजन, ऑनर, लॉयल्टी, लव, एडवेंचर, फेथ, हीरोइज्म, मोरालिटी, किंग आर्थर, नाइटहुड, ये सारे थीम्स इस एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टाइल में तो सिंपल नैरेटिव स्टाइल है। रिलीजियस सिंबलिज्म दिखाया जाता है। एलेग्री भी दिखाई जाती है। जैसे हमें पता है कि एंग्लो सेक्शन एज में एलिट्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हुआ है, तो इस एज में एलेग्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज हुआ है। मोरल टीचिंग, जैसे कि मोरालिटी प्लेज हो गया, उसमें मोरल टीचिंग दिखाया गया है। रोमांस जैसे किंग आर्थर स्टोरी हो गया। डायलॉग्स, एडवेंचर, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। मैग्ना कार्टा है तो किंग जॉन ने साइन किया है इस पे। क्यों है? क्योंकि लिमिटेड द किंग्स पावर। इसमें जो मैग्ना कार्टा है इसमें किंग की जो पावर होती है उसको लिमिटेड करता है, और पार्लियामेंटर यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्लियामेंट होता है गवर्नमेंट, उसका फाउंडेशन को मजबूत करता है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ नोबल्स, जो नोबल्स लोग हैं उनकी मतलब अधिकार को प्रोटेक्शन मिलती है। एंग्लो नॉर्मन एज की डिक्लाइन कब होती है तो कैसे होती है? तो राइज ऑफ मिडल इंग्लिश, जब मिडल इंग्लिश की शुरुआत होने लगती है तो एंग्लो नॉर्मन एज की डिक्लाइन होने लगती है। और डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस आफ्टर द 100 ईयर्स वार, 100 ईयर्स वार्स के बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंस को डिक्लाइन कर दिया जाता है। जैसे कि 100 ईयर्स वार जो हुआ था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, तो इससे इंग्लैंड में बहुत सारे मेजर बैटल्स हुए थे और बहुत सारे पॉपुलेशन में इफेक्ट पड़ा था। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशनलिज्म, इंग्लिश नेशनलिज्म की वृद्धि होने लगी, विकास होने लगा। राइज ऑफ टाउन्स एंड द मिडिल क्लासेस, यानी जो मिडिल क्लास और जो टाउन्स है नगरीय क्षेत्र थे वो भी विकसित होने लगे थे। इमर्जेंस ऑफ राइटर्स, यानी बहुत सारे राइटर्स आ गए जिन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा पॉपुलराइज किया, जैसे कि जॉफरी चौसर, विलियम लैंडलैंड, ये सारे। हु एस्टैब्लिश इंग्लिश एज अ मेजर लिटरेरी लैंग्वेज, जिन्होंने इंग्लिश को एक मेजर लिटरेरी लैंग्वेज की तरह इस्टेब्लिश किया। लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो हिस्टोरिकल वर्क में सबसे पहले हमें क्रॉनिकल्स देखने को मिलता है। दीज वर्क्स रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एंड द नॉर्मन किंग्स, ये जो क्रॉनिकल्स होता है इसमें हमें हिस्टोरिकल वर्क्स देखने को मिलते हैं जिसमें ब्रिटेन और नॉर्मन किंग्स की हिस्ट्री के बारे में देखने को मिलती है। जैसे कि हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है एंग्लो नॉर्मन एज का, हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन, जिसका ये जो है ना हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके जो ऑथर है वो है जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ, और कब लिखा गया तो 1136 में 1136 में लिखा गया है। और लैंग्वेज कौन सी है तो इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। मैंने आपको बताया थी कि एंग्लो नॉर्मन एज में जो भी राइटर हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी चर्च के लोग हैं वो लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे, तो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। और 1136 में 1136 में लिखा गया, जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ ने लिखा है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ द ब्रिटेन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इम्पॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उन्होंने किंग आर्थर लीजेंड को मतलब लीजेंड ऑफ किंग आर्थर को पॉपुलराइज किया था। जो किंग आर्थर का कंसेप्ट है वो इसी वक्त से निकल के आया था। इंट्रोड्यूस मर्लाइन एज अ लीजेंडरी प्रॉफिट, जो मर्लिन है उसे लीजेंडरी प्रॉफिट की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इसलिए इस वर्क को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। लेटर इंस्पायर्ड लेटर अर्थरियन रोमांसेस, और बाद के जो अर्थरियन रोमांसेस है उससे भी ये पॉपुलराइज किया करता है। जैसे कि लिमोर्टी दी ऑथर, ये सारे वर्क्स हैं वो इसी वक्त से प्रभावित हुए हैं, इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है एंग्लो नॉर्मन एज का। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ ने लिखा है। उसके बाद आते हैं रोमन डी ब्रूट। अब ब्रूट राइटर आते हैं जिसमें रोमन डी ब्रूट, इसके आथर कौन होते हैं तो वैक होते हैं। रोमन डी ब्रूट जो वर्क्स है इसके राइटर हैं वैक, इन्होंने 1155 में ये वर्क लिखा है, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ जॉफरीज वर्क्स, जो जॉफरी चौसर के जो वर्क्स हैं अडेप्टेशन और ट्रांसलेशन वो इस वर्क से लिए गए हैं।
फर्स्ट टू मेंशन द राउंड टेबल, सबसे पहले जो राउंड टेबल का मेंशन हमें देखने को मिलता है तो रोमन द ब्रूट से ही देखने को मिलता है। स्प्रेड अर्थरियन लीजेंड थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में अर्थरियन लीजेंड को ये क्या करते हैं, फैलाते हैं। ये जो वर्क है ये पूरे यूरोप में अर्थरियन लीजेंड को फैलाता है। उसके बाद आते हैं तीसरा वर्क है ब्रूट, जिसे लेमन्स ब्रूट कहते हैं, यानी लेमन ने इसको लिखा है 1190 और 1190 से 1215 के बीच में लिखा है और अर्ली मिडल इंग्लिश में लिखा है। लैंग्वेज की बात करें तो इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि फर्स्ट मेजर क्रॉनिकल्स इन मिडल इंग्लिश, मिडल इंग्लिश में ये सबसे पहला मेजर क्रॉनिकल्स था। कंबाइंस एंग्लो सेक्शन ट्रेडिशन विद नॉर्मल रोमांस, इसमें एंग्लो सेक्शन ट्रेडिशन और नॉर्मल रोमांस दोनों को कंबाइन करके बताया गया है और इसमें कम से कम 16,000 एलिटरेटिव लाइंस है। रिलीजियस वर्क्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे रिलीजियस वर्क्स है, जैसे और मूलम, इसके ऑथर है ऑर्म या फिर ऑर्म। डेट है तो 1175 से लेकर 1200 तक लिखा गया है और लैंग्वेज तो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज यूज हुआ है। फीचर्स है बाइबलिकल कमेंट्री, यानी जो बाइबल के जो कमेंट्री है उसे दिखाया गया है। वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, पोट्री फॉर्म में लिखा गया है। एक्सप्लेन्स गॉस्पेल्स लेशन, इसमें गॉस्पेल्स के लेशन के बारे में बताया गया है। नो राइम, कोई भी राइम नहीं है। स्ट्रिक्ट स्पेलिंग सिस्टम, इसमें स्पेलिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वन ऑफ द अर्लीस्ट मिडिल इंग्लिश रिलीजियस बुक, ये मिडिल इंग्लिश रिलीजियस बुक में से एक है। एक है एनक्रीन वाइस से, एनक्रीन वाइस विषय जो है वो जिसे एनक्रीन रिवल भी कहते हैं। इसके राइटर अनोनिमस हैं और 1200 के अराउंड लिखा गया है। ऑडियंस है तो रिटेन फॉर 3 नन्स, ये 3 नन्स के बारे में लिखा गया है। जैसे मंक्स होते हैं ना वैसे नन्स भी होते हैं। नन्स मतलब जो वो होती हैं, जैसे मंक्स होते हैं जो साधु संत होते हैं तो वो जो फीमेल होती हैं उनमें उन्हें कहते हैं नन्स, यानी जो भी चुनी होती हैं। तो इसमें क्या होता था, रिलीजियस डिसिप्लिन दिखाया गया है, प्रेयर दिखाया गया है, मेडिटेशन और मोरल गाइडेंस दिखाए गए हैं। एक है कैथरीन ग्रुप, कैथरीन ग्रुप में 3 पीपल्स थे, सेंट कैथरीन, सेंट मार्गरेट एंड सेंट जुलियाना। इसकी थीम्स क्या थी, लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन वुमेन सेंट्स, जो क्रिश्चियन वुमेन सेंट्स थी उनके लाइफ के बारे में इसमें दिखाया गया है। एक है वूइंग ग्रुप, वूइंग ग्रुप में क्या था, रिलीजियस प्रोज था जो मिस्ट्रिकल लव फॉर क्राइस्ट के बारे में दिखाता था। क्राइस्ट के लिए मिस्ट्रिकल लव एक्सप्रेस जो होता है उसके बारे में ये वर्क इस वर्क में दिखाया जाता है। एक है साउथ इंग्लिश लेजेंडरी, साउथ इंग्लिश लेजेंडरी में कलेक्शंस ऑफ सेंट्स लाइफ, सेंट्स के जो लाइफ है, संत महात्मा के जो लाइफ के बारे में पूरा कलेक्शन है इस वर्क्स में। एक है कर्जर मुंडी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कर्जर मुंडी, इसके राइटर अनोनिमस है, इसके राइटर के बारे में पता नहीं है। 1300 के अराउंड लिखा गया है। इसका मीनिंग है द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड। कर्जर मुंडी का मीनिंग है द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड। कंटेंट में क्या है तो हिस्ट्री फ्रॉम क्रिएशन ऑफ जजमेंट डे, जो जजमेंट डे है यानी क़यामत का जो दिन है उसकी पूरी हिस्ट्री इसमें लिखा गया है। क्रिएशन से लेकर यानी जब ये वर्ल्ड क्रिएट किया गया, यूनिवर्स बनाया गया, तब से लेकर लास्ट डे यानी जब जजमेंट डे होगा, क़यामत का दिन होगा, उस दिन तक का पूरा हिस्ट्री इसमें दिया गया है कर्जर मुंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस वर्क्स है इस एज का। उसके बाद है एन बाइट ऑफ इनवाइट, ये देखिए जो वर्क्स है ये सब फ्रेंच लैंग्वेज में है, इस लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज में ये वर्क्स के नाम है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रहे हैं। तो इसके जो ऑथर है वो है डैन मिकेल। 1314 में ये लिखा गया है। मीनिंग है रिमोर्स ऑफ कंसाइंस, इसका मीनिंग है रिमोर्स ऑफ कंसाइंस और ये रिलीजियस प्रोज है। अब हम बात करते हैं तीसरा रोमांसेस की। तो इस एज में रोमांस सबसे मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म बन गया था, जैसे कि किंग हॉर्न, इसके राइटर है अनोनिमस, 1225 के बीच में लिखा गया है। इसके थीम्स है लव, एडवेंचर, एग्जाइल और हीरोइज्म। उसके बाद है हैवलॉक द डेन, हैवलॉक द डेन जो वर्क है इसके राइटर अनोनिमस है, 1280 के बीच में लिखा गया है। थीम में जस्टिस, किंगशिप और एडवेंचर दिखाया गया है। उसके बाद है बेबिस ऑफ हैम्पटन, बेबिस ऑफ हैम्पटन जो वर्क्स है इसके अनोनिमस है और पॉपुलर रोमांस है इस एज का।
गाय ऑफ वारविक, गाय ऑफ वारविक, इसके भी राइटर अनोनिमस है और हीरोइक रोमांस ये हैं। हॉर्न चाइल्ड, हॉर्न चाइल्ड ये भी वर्क है, इसके ये रोमांटिक एडवेंचर है और अनोनिमस राइटर हैं। फ्लोरिश एंड ब्लैंच फ्लोर, ये लव रोमांस है। सर ट्रिस्ट्रेम, ये अर्थरियन रोमांस है। योवेन एंड गैवेन, ये अर्थरियन रोमांस है। सर ऑर्फियो, मिडल इंग्लिश रोमांस है बेस्ड ऑन ऑर्फियस माइथ, ये ऑर्फियस माइथ पे बेस्ड है। सर यूजिम्ब्रास, रिलीजियस रोमांस है। सर डेग्रीवेंट, ये सिवेलरिक रोमांस है। उसके बाद आता है चौथा फॉर्म में, वो अर्थरियन लिटरेचर है। अर्थरियन लिटरेचर में जो अर्थरियन लिटरेचर है उसमें हमें किंग आर्थर्स लेजेंड के बारे में दिखाया गया है। तो रोमन डी ब्रूट मैंने आपको बताया, जो वेक ने लिखा है, ब्रूट लेमस ने लिखा है। सर ग्वेन एंड द ग्रेट नाइट, इसके राइटर अनोनिमस है, लेट 14th सेंचुरी में लिखा गया है। यूजुअली कंसिडर द कल्मिनेशन ऑफ द अलिटरेटिव रिवाइवल, इसे अलिटरेटिव रिवाइवल का कल्मिनेशन समझा जाता है। थीम में है ऑनर, टेम्पटेशन, सिवेलरी, करेज और ट्रूथ। मोर्टी आर्थर, मोर्टी दी आर्थर, इसके अनोनिमस राइटर हैं, आर्थरियन एपिक है ये। एलिगोरिकल वर्क में हमें देखने को मिलता है पर्ल, इसके भी राइटर अनोनिमस है। ड्रीम विजन पोएम है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला। थीम्स में है लॉस, फेथ और सेल्वेशन। पेशेंस, पेशेंस इसके भी राइटर अनोनिमस है, बेस्ड ऑन जोना पे बेस्ड है। उसके बाद है क्लीनेस यानी प्योरिटी, इसके भी राइटर अनोनिमस है, रिलीजियस प्योरिटी है। फिर है डिवोशनल लिटरेचर, इसमें द प्राइक ऑफ कॉन्शियंस है, जिससे रिचार्ड रोल ने लिखा है, ये पॉपुलर डिवोशनल पोएम है। द फॉर्म ऑफ परफेक्ट लिविंग, ये इसे भी रिचार्ड रोल ने लिखा है और ये भी रिलीजियस प्रोज है। द फायर ऑफ लव, इसे भी रिचार्ड रोल ने लिखा है और ये मिस्टिकल राइटिंग है। उसके बाद आता है मिस्टिकल लिटरेचर, जिसे रिचार्ड रोल ने लिखा है। वर्क्स में इन्होंने, मैंने आपको अभी बताया, इन्होंने थ्री वर्क लिखा है, द फायर ऑफ लव, ईगो डोमिनियो और द फॉर्म ऑफ लिविंग। ये सारे वर्क्स रिचार्ड रोल के हैं, जिन्होंने जो मिस्टीरियल लिटरेचर है। एक है वाल्टन हिल्टन, स्केल ऑफ परफेक्शन, ये जो है वो स्केल ऑफ परफेक्शन के बारे में बताता है और ये है लेट मिडीवल मिस्ट्रिकल प्रोज। उसके बाद है नेक्स्ट फॉर्म सरमन्स, जिसमें रिलीजियस प्रीचिंग के बारे में बताया गया है। लैम्बियथ होमलीज, ट्रिनिटी होमलीज, ये सारे इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं। होमलीज क्या है, तो कलेक्शन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के कलेक्शंस होते हैं जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसे होमलीज कहते हैं। 10वां है सेंट्स लाइफ, सेंट्स लाइव्स में सेंट्स कैथरीन, सेंट मार्गरेट, सेंट जूलियाना साउथ इंग्लिश लेजेंडरी, ये सारे एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बिस्टायरीज, बुक्स डिस्क्राइबिंग एनिमल्स विद मोरल लेसन, इसमें जो बुक्स, ये जो बिस्टायरीज, ये क्या है, बुक्स है जो एनिमल्स को मोरल लेसन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें एनिमल्स को बताया, मतलब एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है जो हमें मोरल लेसन टीच करती है। पॉपुलर ड्यूरिंग द नॉर्मन पीरियड, और नॉर्मन पीरियड में बहुत पॉपुलर हुई। इसी में है ट्रैवल लिटरेचर, ट्रैवल लिटरेचर में जॉन मैंडीवल जो हैं, उनका एक ट्रैवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सर जॉन मैंडीवल, इन्होंने मिड 14th सेंचुरी ऑफन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ जस्ट आफ्टर द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, या फिर जस्ट एंग्लो नॉर्मन पीरियड की एंडिंग में इन्होंने लिखा ट्रैवल वर्क लिखा, जिसमें इन्होंने एशिया, हॉली लैंड और वंडर्स को डिस्क्राइब किया है। फिर आता है नेक्स्ट फॉर्म लिरिक्स, रिलीजियस लिरिक्स, लव लिरिक्स, सीजनल सॉन्ग्स। एग्जाम्पल के लिए शमन इस इक्यूमेन इन 1250 के बीच में लिखा गया है, लिरिक्स है ये। वन ऑफ द अर्लीस्ट सॉन्ग विद म्यूजिकल नोटेशन। उसके बाद है क्रॉनिकल लिटरेचर, तो मैंने आपको बताया। बिसाइड्स लेमन्स के अलावा अदर क्रॉनिकल्स इंक्लूड, बहुत सारे क्रॉनिकल्स हैं, जैसे कि पीटर बारो क्रॉनिकल्स जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद आया, क्रॉनिकल्स ट्रेडिशन इन अ मोनास्ट्रीज, ये सारे क्रॉनिकल्स लिटरेचर हैं। फिर है डिडैक्टिक लिटरेचर, डिडैक्टिक लिटरेचर में मोरालिटी को टीच किया जाता है, टीचिंग मोरालिटी। एग्जाम्पल है ऑलमुलम, कॉर्जर मुंडी, एनक्रीन, विशे एंड बाइट ऑफ इनवाइट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा सकूं, और ये मैंने थोड़ा डिटेल में लाया है क्योंकि
बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिटेल में पढ़ाइए, तो अभी स्टार्टिंग है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है पूरे 6 मंथ का, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ। एक बार पूरा डिटेल में हिस्ट्री हो जाए उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स भी कराऊंगी और साथ ही साथ आपको PYQs MCQs सारे क्वोटेशन सब सॉल्व कराऊंगी। तो ई लिटरेरी फॉर्म की बात हमने की, अब हम बात करेंगे मेजर ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, तो जॉफ्री ऑफ मॉन्माउथ इन्होंने हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया लिखा। वेक इन्होंने रोमन डी ब्रूट रोमन डी रोव लिखा। लेमन ने ब्रूट लिखा। और ने और मुलम लिखा। डैन विकेल ने एन बाइट ऑफ इनवाइट लिखा। रिचर्ड रोल ने द फायर ऑफ लव, द फॉर्म ऑफ परफेक्ट लिविंग, द प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस लिखा। वाल्टर हिल्टन ने द स्केल ऑफ परफेक्शन लिखा है। एनोनिमस, अब ये सारे एनोनिमस राइटर हैं, उनके वर्क्स हैं किंग हॉर्न, हैवलॉक, द डेन, वेविस ऑफ हैम्पटन, गाय ऑफ वार्विक, ये सारे एंग्लो नॉर्मन वर्क्स हैं। आपको जब PDF मिलेगा तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं पूरा। ये राइटर एनोनिमस है और ये सारे एंग्लो नॉर्मन वर्क्स हैं। और इसमें एज की बात, एंग्लो नॉर्मन एज को मतलब जो जॉनरा है इस एज में यूज हुए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको वो मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में भी है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, रिलीजियस पोट्री, रिलीजियस प्रोज, सेंट्स लाइफ, होमली, सरमन्स, रोमांस, ऑथोरियन लिटरेचर, एलिग्री, मिस्टिकल लिटरेचर, डिवोशनल लिटरेचर, लिरिक्स और बेस्ट डायरीज। ये सारे जनराज इस एज के फेमस जनराज हैं। डिडैक्टिक लिटरेचर, ट्रेवल लिटरेचर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैंने इम्पॉर्टेंट राइटर्स, उनके वर्क्स, जॉनरास सब कवर करा दिया इस एज में। हिस्ट्री भी सब चीज़ कवर करा दिया है। और इससे ज़्यादा आपको एंग्लो नॉर्मन एज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एज में कोई ऐसा वर्क नहीं लिखा गया। बस यही जो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया है और लेमन्स ब्रूट, इन ये सारे जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स हैं, ये सब पूछे जाते हैं इस वर्क्स में, राइटर्स वर्क्स। और जो इंपॉर्टेंट डिटेल है जैसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो भी इवेंट हुए हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी इसमें जो कोई भी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। तो आप अगर इतना कर लेंगे तो आपका पूरा प्रॉपर से तैयार हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।